चुनावी दौर है। 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। चुनाव प्रचार थम चुका है। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। देखना होगा कि जनता को लुभाने में कौन कितना सफल हुआ। 11 अप्रैल को देश में पहले चरण का चुनाव होना है। इस दिन कई वीवीआईपी कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले चरण में 20 राज्यों की 91 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें पहले चरण में नितिन गडकरी, चौधरी अजीत सिंह, वीके सिंह और जयंत चौधरी समेत 10 वीवीआईपी कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की, जो महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े चेहरे हैं। गडकरी एक बार फिर बीजेपी की टिकट से नागपुर संसदीय सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार नाना पटोले से होगा। आरएसएस के प्रभाव वाली नागपुर सीट पर 2014 में गडकरी ने 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। हालांकि नागपुर सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन कुंभी समाज में आने वाले नाना पटोले के मैदान में उतरने से गडकरी को इस बार कांटे की टक्कर मिल सकती है। अब बात आरएलडी के संस्थापक चौधरी अजीत सिंह की, जो मुजफ्फरनगर सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान से होगा। देखा जाए तो इस सीट पर मुसलमान, जाटव और जाट वोट बैंक का अच्छा खासा प्रभाव है। एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के चलते इस सीट पर उनका पलड़ा भारी दिखता है। हालांकि वो पिछला चुनाव मोदी लहर में हार गए थे, लेकिन ये भी सच है कि अजीत सिंह जाटों के बड़े नेता माने जाते हैं। दिल्ली से सटे होने के चलते गाजियाबाद की सियासी अहमियत काफी है। पूर्व सेना प्रमुख और विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह एक बार फिर बीजेपी की टिकट से इस सीट पर प्रत्याशी हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा और आरएलडी गठबंधन ने इस सीट पर वीके सिंह के लिए मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। वीके सिंह को कांग्रेस की डॉली शर्मा और गठबंधन उम्मीदवार सुरेश बंसल से कांटे की टक्कर मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। उनके बाबा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जबकि पिता अजीत सिंह केंद्रीय मंत्री का पदभार संभाल चुके हैं। इस बार एसपी, बीएसपी और आरएलडी गठबंधन के बैनर तले जयंत चौधरी बागपत संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बागपत आरएलडी का गढ़ है। उनके पिता अजीत चौधरी यहां से कई बार सांसद रह चुके हैं। जयंत 15वीं लोकसभा में मथुरा से सांसद रहे और 2014 में वो मथुरा से हेमा मालिनी के सामने हार गए थे। अभिनेता से नेता बने चिराग पासवान एनडीए गठबंधन के तहत बिहार की जमुई लोकसभा सीट से चुनावी रण में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान 2014 में जमुई सीट से चुनाव लड़े और करीब 80,000 वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। एलजेपी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का मुकाबला इस बार महागठबंधन के भूदेव चौधरी से होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी महादलित समुदाय से आते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मुखिया जीतन राम मांझी बिहार के गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वीआईपी महागठबंधन के साथ मिलकर लड़ रही है। गया सीट पर मुख्य मुकाबला आरजेडी और महागठबंधन के बीच ही माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा इस बार गौतम बुद्ध नगर से चुनावी रण में हैं। उनकी किस्मत यहां होने वाले त्रिकोणीय मुकाबले में दांव पर लगी है। कांग्रेस ने अरविंद कुमार सिंह को, जबकि सपा, बसपा, आरएलडी गठबंधन ने यहां बसपा के सतवीर को संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाया है। इस संसदीय क्षेत्र से 2 निर्दलीय सहित कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। साल 2014 में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार तीसरी बार लोकसभा सांसद चुने गए। अब एक बार फिर ओवैसी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वो मुसलमानों के बड़े चेहरे हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर अब तक कुल 16 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 8 बार एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की।
मेरठ सीट महागठबंधन में बसपा को मिली है। इस सीट पर बीएसपी ने हाजी याकूब कुरैशी को उम्मीदवार बनाया है। हाजी याकूब कुरैशी बढ़ापुर से विधायक भी हैं। इस बार गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में हाजी याकूब कुरैशी बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इस सीट पर हाजी याकूब कुरैशी का मुख्य मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल और कांग्रेस के हरेंद्र अग्रवाल से है। कभी बीएसपी में नंबर 2 रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी इस बार यूपी की बिजनौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने इस सीट पर मलूक नागर और बीजेपी ने कुंवर भारतेंदु सिंह को उम्मीदवार बनाया है, यानी मुकाबला त्रिकोणीय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो ये हमने आपको दिखाया कि कौन कौन से दिग्गज नेता है जिनका किस्मत 11 अप्रैल को ईवीएम में कैद होने वाली है। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की अगर बात ना की जाए कि शत्रुघ्न सिन्हा शुरू से ही उनके तेवर सख्त से बीजेपी और खास तौर पर अमित शाह और मोदी की जोड़ी को लेकर वो तंज कसते रहे हैं और फिलहाल अब उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली है कांग्रेस और अब उनके तेवर और सख्त हो गए। ये गाना पुराने जमाने में किसी ने क्या खूब लिखा था, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य पर फिट बैठ रहा है। आज बीजेपी के नेता तो शत्रुघ्न सिन्हा को देखकर यही गाना गुनगुना रहे होंगे और कह रहे होंगे, कितना बदल गया इंसान। ये कोई पहली बार थोड़े है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के खिलाफ तेवर सख्त किए हैं। पहले भी वो मोदी और शाह के खिलाफ बोलते नजर आए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आज विचारधाराओं को बदलकर हाथ के साथ आ गए हैं। कभी वो भी कमल का फूल लेकर संसद पहुंचे थे। आज पटना की रैली में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रहार किया। हमने जो आवाज बुलंद की और हमने कहा लोग अपने पैसे के लिए लाइन में लग रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग बर्बाद हो रहे हैं, परिणाम हो रहे हैं, तो हमें चुप कराने की कोशिश की गई। कहा गया आप पार्टी के साथ नहीं है। हमने कहा आपने भी जो काम किया है पार्टी और देश की मर्जी के खिलाफ काम किया है, आपने कोई राग मशवरा नहीं की हुई है। आप हमें कहते हैं बगावत करता हूँ, मैंने कहा अगर सच बोलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। राहुल गांधी एक बात बिल्कुल ठीक कहते हैं, तो हर बात ठीक कहते हैं, पर नोटबंदी के मामले में ये बात बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने कि नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है नोटबंदी रफाल डील में, जिससे भाई राहुल गांधी आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे, बहुत अच्छा बोलते हैं। रफाल डील पे मैं नहीं कह रहा उनको कि वो दोषी हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि दोषी नहीं है। जब तक आप चंद बातों का, चंद सवालों का जवाब नहीं देंगे, जब तक आप नहीं बताएंगे कि क्यों किसी खास व्यक्ति को ये ठेका, ये डील दिया गया और वो भी एचएएल की कम कीमत पे, जो एचएएल ड्रैग एंड टेस्टेड कंपनी है, जिसने बड़े बड़े हवाई जहाज बनाए हैं, जिसे एक्सपीरियंस है, जिसने सुखोई बनाया है, हवाई इंजन बनाया है, उसको नहीं दिया गया। क्यों डील में डिफेंस मिनिस्टर को बोर्ड से नहीं रखा गया? क्यों इस डील में बड़े बड़े डेवलपर्स को जो सच्चे और अच्छे हैं उनको दूर रखा गया? बीजेपी से पटना साहिब सीट से टिकट न मिलने के बाद बागी शत्रुघ्न सिन्हा अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में रहकर भी वे बीजेपी और पीएम मोदी अमित शाह पर हमलावर रहते थे, मगर कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे और मुखर हो चुके हैं। ट्विटर पर सक्रिय शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। कहा है कि उनके तजुर्बे का लाभ उठाने की जगह अलग थलग कर दिया गया। सिन्हा ने पीएम मोदी को यह भी याद दिलाया कि कैसे राजधर्म की आंधी के बीच उनकी जाती हुई कुर्सी को आडवाणी ने बचाया था। दरअसल कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2002 में गोधरा दंगे के कारण तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते थे, मगर लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें रोक दिया था। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि रातों रात लिया गया कोई फैसला नहीं है। वे इस पार्टी के साथ लंबे समय तक चलने वाले संबंध की आशा करते हैं, क्योंकि वो ऐसे वफादार हैं जो जोश में नहीं बल्कि होश में काम करते हैं। सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लंबे समय से कटु आलोचक रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं देख रहा हूं कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही में तब्दील हो गई है। वे दिन गए जब सामूहिक फैसले लिए जाते थे। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार के बारे में कहा, मैं उन्हें राष्ट्र निर्माता के रूप में देखता हूं। इस परिवार ने देश के प्रति काफी योगदान दिया है।
भारतीय कांग्रेस में जब आना हुआ तो मुझे ये भी समझना बहुत ज़रूरी था कि ये देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो खैर है ही, उसमें दो राय नहीं है। ये पार्टी महात्मा गांधी से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी, जबकि पार्टी तो है ही, उसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कई बार लोग भुलाना चाहते हैं, जो सत्य भुलाया नहीं जा सकता, वो ये कि देश की आज़ादी में या देश को स्वतंत्र करने में सबसे बड़ा योगदान और बलिदान अगर किसी पार्टी का रहा है तो कांग्रेस पार्टी का रहा है। मैं तो यहाँ तक फिल्म अभिनेता रह चुके सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सराहना करते हुए कहा कि वे करिश्माई, परखे हुए और सफल नेता हैं तथा भारत के भविष्य हैं और उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। बहरहाल, चुनाव आते ही नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन शत्रुघ्न ऐसे नेता हैं जो काफी दिनों से पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे और अब तो बोलेंगे ही, क्योंकि अब तो पार्टी और झंडा दोनों बदल गया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। असदुद्दीन ओवैसी का नाम भारतीय राजनीति में दमदार तार्किक भाषणों के जरिए विपक्ष के बड़े से बड़े धुरंधर को चित करने वाले शख्सियत के तौर पर है। एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद सीट से चुनावी मैदान में है। एक रिपोर्ट के जरिए नजर हैदराबाद लोकसभा सीट पर। असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी शख्सियत जो अल्पसंख्यक मुद्दों पर पुरजोर नुमाइंदगी करती है। गर्मा गर्म बयानों की वजह से ओवैसी अक्सर मीडिया में सुर्खियों में बने रहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी को राजनीति विरासत में मिली। उनकी पार्टी का करीब 80 सालों का शानदार इतिहास रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हुआ। पिता से उनको सियासी गुर सीखने को मिले और अपने खास अंदाज की बदौलत पहचान बनाई। हैदराबाद से 3 बार सांसद, ओवैसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति है। सबसे पहले 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने हाथ आजमाया। हैदराबाद के चार मीनार से मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 वोटों से हराकर चुनाव जीता। फिर 1999 चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के सैयद शाह नूरुल हक कादरी को 93,000 वोटों से हराया। इसके बाद 2004 चुनाव में उन्होंने पिता की जगह हैदराबाद से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इतिहास की बात करें तो ये 80 साल पुरानी पार्टी है। हालांकि इसकी शुरुआत एक धार्मिक संगठन के तौर पर हुई थी। बाद में इसने सामाजिक स्वरूप लिया और फिर राजनीतिक दल के तौर पर पार्टी में अपना वर्चस्व बनाया। माना जाता है कि बीते 5 वर्षों में ओवैसी की पार्टी का हैदराबाद में जबरदस्त प्रभाव है। यहाँ तक कि ये परिवार कई बार विवादों में भी रहा, बावजूद इसके हनक कम नहीं हुई। कहते हैं 1928 में नवाब महमूद नवाज खान ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की स्थापना की। इस संगठन ने आजादी के बाद हैदराबाद को अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाने की मांग भी की थी। विलय के दौरान MIM की नकारात्मक भूमिकाओं के कारण इस पार्टी पर पाबंदी भी लगा दी गई। 9 साल बाद 1957 में पार्टी से पाबंदी हटाई गई तो पार्टी ने अपने नाम के आगे ऑल इंडिया जोड़ लिया। हैदराबाद के खिलाफ भारत सरकार की कार्रवाई के समय कासिम रिजवी MIM के अध्यक्ष हुआ करते थे। बंटवारे के बाद कासिम रिजवी को पाकिस्तान जाना पड़ा और पार्टी की कमान मशहूर वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी को थमा दी गई। तभी से ये पार्टी ओवैसी परिवार के कब्जे में। अब्दुल वाहिद के बाद सलाउद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्ष बने और फिर इसके बाद उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद हैं। छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी विधानसभा में पार्टी के नेता हैं। दोनों ही भाई अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का असर हैदराबाद में प्रभावी है। वहीं हैदराबाद के बाहर तमाम प्रयासों के बावजूद ये पार्टी कुछ खास नहीं कर पाई है। हैदराबाद निर्वाचन क्षेत्र परंपरागत रूप से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ रहा है और 2004 से ओवैसी सीट पर जीत का परचम लहराते आए हैं। इस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा पड़ती हैं, जिसमें से 5 पर 2018 में तेलंगाना चुनाव के दौरान पार्टी ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जय भगवंत राव को हैदराबाद सीट से खड़ा किया है, जिन्हें 2014 लोकसभा चुनाव में 2 लाख से भी अधिक मतों से ओवैसी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने 2018 विधानसभा चुनाव में असफल रहे फिरोज खान को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर तेलंगाना राष्ट्र समिति के पी श्रीकांत को उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री और TRS के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने ये जग जाहिर कर दिया है कि पार्टी ओवैसी का समर्थन कर रही है। राज्य में शेष 16 लोकसभा सीटों पर TRS को ओवैसी से समर्थन की उम्मीद है।
नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। पहले चरण का प्रचार खत्म। अब परसों वोटिंग होनी है और वोटिंग के जरिए जनता फैसला करेगी किसको अपना उम्मीदवार चुनना है, किसको अपना नेता चुनना है और किस पार्टी को कितना बहुमत देना है। अब वोटरों के हाथ में फैसला है, वो क्या करते हैं, किसको वोट देते हैं। क्या कुछ राजनीतिक हलचल पूरे देश में चल रही है, क्योंकि पहले चरण का मतदान होना है, 7 चरणों में पूरा मतदान होना है लोकसभा का, और उसके बाद 23 तारीख को नतीजे आएंगे। 23 मई को ही यह पता लग पाएगा कि आखिर जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।